दोस्तों नमस्कार। मेरे हरे शर्ट को देखकर आप ये कतई अंदाजा न लगाएं कि वाकई देश के अंदर तस्वीरें काफी हरियाली से भरी हुई है। तस्वीर कहीं से हरी नहीं है। अर्थव्यवस्था की हालत तो और ज्यादा खराब है और इन सब के बीच जब 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज देश के ऊपर मौजूदा मोदी सरकार के दौर में आ चुका है, तो उसी दौर की एक तस्वीर आज अखबार की दो अलग-अलग खबरों के माध्यम से सामने आई और एक तस्वीर कुछ हफ्ते पहले एक अलग अखबार के माध्यम से सामने आई। और उस तस्वीर के बाद क्या हालात है, जरा एक-एक कर मैं आपके सामने रखता हूं, ताकि आपको भी ये ना लगे कि झोला उठने की बात तो कभी कही गई थी, लेकिन आज हकीकत ये है कि झोला ही नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि बोरा भी उठ चुका है। अब झोला के साथ बोरा कैसे उठ चुका है, जरा आकाश प्रकाश के इस आर्टिकल को देखिए। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में आज ये आर्टिकल छपा है। अमानसा कैपिटल्स पे काम करते हैं आकाश प्रकाश, और जिस ढंग की बातें उन्होंने लिखी हैं कि दुनिया भारत को किस नजरिए से देख रही है, उन नजरियों के एक एक पॉइंट पर यदि हम आपके साथ चर्चा करें तो वाकई झोला के साथ बोरा उठने की जो तस्वीर है, इस आर्टिकल के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों को जिसे मैंने नोट किया है उसे आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि पिछले एक साल के दरमियान जो दुनिया के दूसरे इमर्जिंग मार्केट हैं, वो उसकी तुलना में भारत का प्रदर्शन बहुत खराब है। मतलब जिन इमर्जिंग मार्केट के साथ भारत की तुलना होती है, उनकी तुलना में भारत का प्रदर्शन इतना खराब है कि विदेशी निवेशकों का भारत में जीरो इंटरेस्ट है। अब भारत में निवेश करने के प्रति किसी में कोई रुचि नहीं है, और तभी आपने देखा कि विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई के लिए अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा है कि एक सर्कुलर निकाला गया है, और उस सर्कुलर में कहा गया है कि कैपिटल गेन टैक्स उन लोगों से नहीं लिया जाएगा जो सरकारी बॉन्ड, उन विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई से नहीं लिया जाएगा जो भारत में भारत सरकार का बॉन्ड खरीदेंगे। अब बॉन्ड खरीद कर कोई निवेश करने भला भारत में क्यों आएगा, ये खास करके रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रोड के नाम से जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है, उसका रिफ्लेक्शन तो साफ साफ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि हालात इस तरह के बने क्यों हैं, इस सवाल पर हम आएंगे। लेकिन इस सवाल की चर्चा के साथ एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही है, वो आप जमीन पर भी देख सकते हैं कि देश के अंदर हालात क्या है। साफ साफ आकाश प्रकाश लिखते हैं कि भारत में वैल्यूएशन बहुत ऊंचा है, लेकिन उस अनुपात में ग्रोथ और प्रॉफिट नहीं है। अब इस स्थिति को कैसे देखा जाए? आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के छोटे छोटे कस्बों और गांवों में चले जाइए। सामान्य सी बात है, जमीन की कीमत बहुत ऊंची है और उस जमीन से उतना रिटर्न भी नहीं है, फिर भी कीमत ऊंची है। तो जब गांव की यह स्थिति है, तो फिर इस देश के ग्रोथ इंजन माने जाने वाले जो बड़े शहर हैं, मसलन दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, सूरत, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, गुड़गांव, नोएडा, इनकी भला क्या स्थिति होगी? आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए कि स्थिति क्या है। फ्लैट की कीमत कितनी ऊपर जा रही है और लोगों के पॉकेट में पैसा नहीं है। ये भारत के बारे में दुनिया का आकलन है। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी बात कही गई है। एक टर्म इस्तेमाल किया गया है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? अत्याधुनिक तकनीकों को कहते हैं, क्योंकि उस मामले में माना जा रहा है, पूरी दुनिया में परसेप्शन बना हुआ है कि भारत बहुत पीछे है। अब भारत की ने तो अजीब सी तकनीक हाल के दिनों में आपने देखा डेवलप कर ली है कि कैसे गड्ढे में शिवलिंग ढूंढना है, कैसे मंदिर मस्जिद का विवाद करना है, कैसे लव जिहाद को मुद्दा बनाना है, कैसे कब्रिस्तान और शमशान के मुद्दे पर राजनीति करनी है, कैसे कब किसकी भैंस खोलकर और मंगल सूत्र छीन छीन करके किसे दे देना है। इस टेक्नोलॉजी में भारत ने जरूर महारत हासिल की है। तो ऐसे में भला कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बात कौन करेगा? कौन एआई की बात करेगा? और इन सब के साथ जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चाहे रुपया हो जिसकी कीमत गिर रही है, चाहे रोजगार की स्थिति हो जिसमें बेरोजगारी की स्थिति है, चाहे निवेश की स्थिति हो जहां कोई निवेश करना नहीं चाहता, और इन सब के साथ साथ कंजम्पशन यानी उपभोग की स्थिति हो, वो सब जब एक साथ गिर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में भला निवेश कौन करेगा? स्वाभाविक की सी बात है कि उपभोग कौन करेगा, कंजम्पशन कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा। पैसा कहां से आएगा? रोजगार के साधनों के विकास के साथ आएगा। और वो कब आएगा? जब निवेश होगा। और ये सारी परिस्थितियां जब बनेंगी तो स्वाभाविक है कि रुपया मजबूत होगा।
लेकिन ये चारों चीजें एक साथ डूब रही है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया भारत को यदि इमर्जिंग मार्केट के तौर पर नहीं देख रही है या इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी में सबसे नीचे के स्तर पर पा रही है, निचली पायदान पर, तो इसमें गलती दुनिया की नहीं बल्कि जिस तरह की आर्थिक नीति हमारे देश के अंदर बना दी गई है उन आर्थिक नीतियों का इसमें बड़ा योगदान है। और उसके साथ साथ ये स्थिति और बताई जा रही है, जो आकाश प्रकाश लिखते हैं कि 10 सालों में इस देश की ग्रोथ स्टोरी को, इस देश के बारे में जितना बाहर में प्रचार किया गया, दिखाया गया, विश्व गुरु बनाया गया, दुनिया इन्हीं से सलाह लेती है तभी दुनिया चलती है, अन्यथा दुनिया एक कदम ना खिसके, उस तरह का माहौल जो देश के अंदर बनाया गया वो हकीकत से परे है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। ये बात आकाश प्रकाश कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं वो कि एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना, और उस टेक्नोलॉजी के दौर में भारत को एक एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी वाले देश के तौर पर नहीं देखा जा रहा। कैसे देखा जाएगा एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी के दौर पर? क्या भारत में एआई के ऊपर कोई ढंग से काम हो रहा है? क्या यहाँ के कॉरपोरेट उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? जब कॉरपोरेट का निवेश नहीं है, सरकार की रुचि नहीं है, तब सवाल ये उठता है कि मौजूदा सिस्टम के साथ 140 करोड़ लोगों के देश को, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट होना चाहिए, उस सबसे निचली पायदान पर इमर्जिंग मार्केट की लिस्ट में क्यों नहीं है? अब जरा ये दूसरी खबर देखिए आज की, और ये दूसरी खबर भी आज अखबारों में छपी है जिसे आप देख सकते हैं। वो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की बात की गई है, और जब बात MSCI की गई है तो MSCI है कौन? मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल के नाम से एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, उसका इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट के बारे में आता है, और वो इंडेक्स कहता है कि दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में पिछले 26 सालों में पहला मौका है जब भारत की एक भी कंपनी नहीं है। एक भी कंपनी दुनिया की 26 कंपनियों में भारत की नहीं है। HDFC बैंक भी नहीं है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड भी नहीं है। और जब HDFC नहीं है, जो वेल मैनेज्ड बैंक माना जाता है, जब रिलायंस कंपनी भारत की नहीं है, तो दूसरा कौन हो सकता है? आखिर ये स्थिति क्यों है? ये स्थिति इसीलिए है क्योंकि दुनिया AI की तरफ जा रही है, और हमारे देश के अंदर मंदिर मस्जिद वाली राजनीति चल रही है। उस देश के अंदर जहां आज से तकरीबन 80-90 साल पहले हरिवंश राय बच्चन लिख गए हैं कि मंदिर मस्जिद भेद कराते मेल कराती मधुशाला, लेकिन कई राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में तो मधुशाला पर ही पाबंदी है। हालांकि मधुशाला पीने का मैं कतई समर्थन नहीं करता, इसका मतलब ये ना निकाला जाए, लेकिन मंदिर मस्जिद वाली परिस्थिति और उस राजनीति के दौर में, हिंदू मुसलमान वाली राजनीति के दौर में, जब पूरी दुनिया इन्वेस्ट कहां कर रही है? पूरी दुनिया इन्वेस्ट कर रही है एआई ड्रिवन कंपनियों में, सैमसंग में, अलीबाबा में। पूरी दुनिया की यह स्थिति है। और इसके साथ साथ जो एआई के लिए सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों में, मीडिया टेक में इन्वेस्टमेंट है। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, वो बड़ी कंपनियां कौन सी हैं? अगर उन बड़ी कंपनियों का नाम आप सुने तो सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है TSMC। भारत कोई ऐसी कंपनी आज तक बना पाया? नहीं बना पाया। क्या भारत अलीबाबा जैसी कंपनी बना पाया? नहीं बना पाया। डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स बना पाया? नहीं बना पाया। मीडिया टेक बना पाया? नहीं बना पाया। चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक की तरह का कोई बैंक बना पाया? नहीं बना पाया। तो फिर उस स्थिति में इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की लिस्ट में भारत नीचे नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? और याद रखिए, MSCI का ये इंडेक्स, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक इसी इंडेक्स को देख करके किसी देश में निवेश करने का फैसला करते हैं। लाखों अरब डॉलर का निवेश करते हैं, इसी इंडेक्स की रेटिंग के को आधार बनाते हुए करते हैं। यहीं से वो सूचनाएं लेते हैं कि आखिर MSCI का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स क्या कहता है, क्या अमुक देश में पैसा लगाना उचित है या नहीं है। इसको लेकर के जो फैसले होते हैं बड़े कॉर्पोरेट में, उसके बहुत सारे फैक्टर में से एक फैक्टर यह भी होता है कि MSCI का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स कहता क्या है। लेकिन हमारे देश के अंदर सब कुछ एक करने की कवायद है, और इस एक करने की कवायद में जरा फाइनेंशियल एक्सप्रेस अखबार में अभी जो 2 हफ्ते पहले खबर छपी है, जरा उसे भी आप देख लीजिए। और जो खबर छपी है उस खबर पर यदि आप नजर डालें तो इस देश में $1 ट्रिलियन की संपदा 229 लोगों के हाथ में है।
आपका देश कितना का है? 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का, लेकिन सिर्फ 229 लोगों के पास $1 ट्रिलियन से ज्यादा की संपत्ति है। और इतना ही नहीं, ऐसे 229 लोगों के पास अभी $1.5 ट्रिलियन और तुरंत ही जाने वाले हैं। आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में $1.5 ट्रिलियन इनके पास और पहुंच सकते हैं, यानी ये करीब $2.5 ट्रिलियन के आसपास होने जा रहे हैं। लेकिन एक दूसरी स्याह तस्वीर इस देश के भीतर यह है कि ऊपर के 10% लोगों के पास 77% इस देश की संपदा है, और नीचे के जो 23% लोग हैं, 23% संपदा है, वो 90% लोगों के पास है। उन 90% लोगों के पास जिन्हें सबसे ज्यादा लगता है कि हिंदू खतरे में है, उन 90% लोगों के पास जो जिनके बच्चे जेनजी आंदोलन में जाने पर मजबूर हो रहे हैं, उन 90% लोगों के पास मात्र 23% में गुजारा करने की स्थिति है, जिनके पेपर लीक हो रहे हैं, जिनके एंट्रेंस एग्जाम ढंग से नहीं हो रहे हैं, जिन्हें किसानों की एमएसपी गारंटी नहीं मिल रही। लेकिन मिल क्या रहा है? किसान सम्मान निधि के नाम पर 2-4 हजार रुपए मिल रहे हैं। मिल क्या रहा है? चुनाव के समय कहीं 9,000 तो कहीं 10,000 रुपए चुनाव जीतने के लिए किसी न किसी योजना के नाम पर दे दिए जा रहे हैं। वोट खरीदने का एक नया फॉर्मूला तलाश लिया गया है, और इसके साथ 5 किलो राशन और सांप्रदायिकता के सिलेबस में नया नया कोर्स तो समय समय पर मिलता ही रहता है। लेकिन वसूला क्या जा रहा है इन 90% लोगों से? अगर इस पर हम ध्यान दें तो पूरी दुनिया में जो भारत की तस्वीर बनी है वो आसानी से समझ में आ जाती है कि आखिर क्यों झोला के साथ साथ बोरा भी उठने की नौबत आ गई। वसूला जा रहा है सबसे ज्यादा जीएसटी। हमारी वित्त मंत्री बराबर ये आंकड़े देती है कि इतने लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, पता नहीं कितने लाख करोड़ की जीएसटी वसूली गई। जीएसटी किससे वसूली जाती है? जीएसटी दरअसल एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, उपभोग आधारित टैक्स सिस्टम। उपभोग कौन करता है? एक बिस्किट कोई खरीदने जाता है, एक साबुन खरीदने जाता है, एक शैम्पू खरीदने जाता है, या एक गरीब आदमी अपने लिए कुछ लुंगी गमछा बनियान खरीदने जाता है, वो जीएसटी दे रहा है। जीएसटी का सबसे बड़ा हिस्सा इस देश की गरीब और लाचार बेबस आबादी से वसूला जा रहा है। गरीबी रेखा से थोड़े ही ऊपर रहने वाले निम्न मध्यम वर्ग के लोगों से इन सब को मिलाकर 2/3 से ज्यादा जीएसटी वही दे रहे हैं। ये ऊपर के हम दो, हमारे दो वाले लोग जीएसटी में बहुत छोटा योगदान कर रहे हैं, और सरकार आप ही से टैक्स वसूल कर आप ही से ताली बजवा रही है कि इतना जीएसटी वसूल लिया। जरा कोई बताएगा कि ऊपर के दो उद्योगपति और गोदी सेठ कितना जीएसटी सरकार को दे रहे हैं, और इस देश का आम आदमी कितना जीएसटी दे रहा है? मतलब जो 5 किलो राशन खा रहा है, उस 5 किलो राशन से ज्यादा साल में वो जीएसटी किसी न किसी बहाने दे रहा है। पेट्रोल डीजल की मार अलग है, और 2013-14 का वो जुमला छोड़ दीजिए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, या अच्छे दिन आने वाले हैं, या और क्या क्या कहा गया था। कुछ तो बाबा भी आ गए थे कहने के लिए कि कितने में सिलेंडर मिलेगा, कितने में पेट्रोल मिलेगा, कितने में डीजल मिलेगा। वो सब कुछ नहीं मिला। लेकिन मौजूदा दौर में दुनिया के अंदर जो भारत को लेकर छवि बनी हुई है, वो छवि यही है कि इस देश के अंदर निवेश करना जोखिम भरा काम है। इस देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन का कोई साधन नहीं है। एआई के साथ, सेमीकंडक्टर के साथ, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ जो पूरी दुनिया आगे बढ़ना चाहती है, उसके लिए मौजूदा दौर में भारत में माहौल नहीं बन पा रहा है। तो सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए विपक्ष में बैठे हुए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, या 62 साल पहले स्वर्ग सिधार गए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है इन परिस्थितियों के लिए? ये सवाल मौजूदा दौर का सबसे बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि 140 करोड़ की आबादी को नारा और नैरेटिव, इन दोनों के सहारे लंबे समय तक 5 किलो राशन वाली सरकारी इमदाद के साथ जिंदा नहीं रखा जा सकता। मैन्युफैक्चरिंग जिस देश के अंदर इतनी कम हो कि पूरी तरह से चाइना से टेक्नोलॉजी के सामान, पटाखे, धागे, सब कुछ, और कपड़ों के लिए बांग्लादेश पर जो निर्भरता की स्थिति बन रही है, वियतनाम के ऊपर टेक्सटाइल के लिए, कपड़ों के लिए, पेट्रोलियम के ऊपर तो स्वाभाविक है कि भारत में नहीं होता है तो अरब कंट्री या फिर ट्रंप जिससे कहेंगे, जिधर ट्रंप का इशारा होगा मौजूदा सिस्टम वहीं से खरीदेगी। ये स्थितियां बनी हुई है कि ट्रंप के सामने झुकने की परिस्थितियां बन गई है। तो सवाल ये उठता है
कि जो अर्थव्यवस्था उत्पादन नहीं कर रही है, जिस अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन की संभावनाओं के लिए कोई अवसर नहीं दिखता, जिस अर्थव्यवस्था में कंजम्पशन यानी उपभोग खत्म हो गया है और जिस अर्थव्यवस्था में निवेश करना एक जोखिम भरा काम है, तो पूरी दुनिया में भारत की जो छवि बनी है कि कोई पैसा नहीं लगाना चाहता, तो सवाल यही उठता है कि क्या वाकई यही अच्छे दिन है और क्या वाकई यही विश्व गुरु की परिस्थितियां हैं जिसमें भारत को 2047 तक विश्व गुरु बनाने की बात है, या वाकई इसी अमृतकाल का नारा आज से 3 साल 4 साल पहले दिया गया था। सवाल बड़ा है और इन सवालों के आईने में जितनी सरकार है उससे कहीं ज्यादा इस देश का आम आदमी है। और इस देश के आम आदमी की अहमियत क्या है? किसान आंदोलनों में चिलचिलाती धूप में खड़ा रहना, नौजवानों के साथ जेनजी के रूप में अपनी पेपर लीक और परीक्षा भर्ती को ठीक और दुरुस्त रखने के लिए सड़क पर उतरते रहना, या इन सब के बीच जो एमएसएमई का सेक्टर है, जो स्वरोजगार का सेक्टर है, उसके अंदर उत्साह का अभाव, या सर्विस सेक्टर के अंदर की परिस्थिति देखें तो आईटी हब में रोजगार का घटता जाना, कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होना, ज्यादातर कंपनियों में पिंक स्लिप यानी नौकरी से निकाले जाने की प्रक्रिया का शुरू हो जाना, और इन सब के बीच डिलीवरी बॉय के रूप में एक नया सर्विस सेक्टर जो सामने आया है कि किसी भी सामान के लिए ऑनलाइन दूध, मैगी, किसी भी सामान के लिए आप बुकिंग कीजिए और 10 मिनट में आपके घर पहुंच जाएगा। वही अगर इस देश का भविष्य है, डिलीवरी बॉय इकोनॉमी इस देश का भविष्य है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और के सहारे ज्ञान और डिलीवरी बॉय इकोनॉमी के सहारे इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में भला कौन एआई, सेमीकंडक्टर और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात करेगा और कौन यहां निवेश करने आएगा? इस सवाल पर मंथन जितना पॉलिटिकल क्लास और अर्थशास्त्रियों को करने की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा उन लोगों को करने की जरूरत आ पड़ी है जो वाकई गांव में और कस्बों में खेत खलिहान में बैठकर ताश खेलते हैं, चाय पान की दुकान पर बैठकर राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा करते हैं, या इससे भी कहीं ज्यादा मौजूदा दौर में जो 3-5 का खेल होता है, उस 3-5 के खेल में किसी न किसी तरह की फाइनेंशियल धोखाधड़ी के शिकार होते जाते हैं। अब इस सिस्टम के दौर में न्याय की आशा किससे की जाए? थोड़ा इंतजार कीजिए। लोकतंत्र में समस्याओं का समाधान तंत्र के हाथ में जितना नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा लोक के हाथ में होता है। तो क्या वाकई लोक अब संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से सिस्टम का उपचार करने की स्थिति में आ रहा है? जो देखना बाकी है, लेकिन वो देखने के लिए हम भी इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।